हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और सक्षम, तुम कहाँ गायब थे और फिर कहाँ से आए अचानक? सक्षम, यस कहाँ थे आप और कहाँ से फिर इतने दिन के बाद फिर अचानक आ गए? सर, कुछ सिचुएशन में क्लास में अटेंड कर पाया। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, मैं क्लास में अटेंड नहीं कर पा रहा था, वो पर्सनल रीजन। पर्सनल रीजंस। तो कोशिश करिए कि भाई पढ़ना है तो फिर क्लासेस अटेंड करिए, ठीक है। वो इस तरह से नहीं कि बीच में गायब हो गए फिर आए। तो पढ़ना है तो फिर उसको कंटिन्यू रखिए, कोशिश करिए। चलिए भाई, कहाँ तक पढ़ा था सर बच्चों हम लोगों ने? सर, वो यशवर्धन, हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ तक पढ़ा है। चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ, मतलब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर हमने नहीं पढ़ा है। सर नो सर। तो लिखिए टॉपिक डालिए, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियसली विल बी टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स किस पर? तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर। कहाँ? तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये मान लो कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, लेट दैट बी बी। बी इज द मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमने इसमें हमने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया। और मान लो कि ये आपकी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर दैट हैज बीन प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है हमें, इस पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए सर, एक बात तो आपको मालूम है कि करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन विल ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड। अगर मैं आपको अज्यूम कर लूं कि करंट इधर फ्लो कर रहा है, लेट अस से इट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट करेगा? इन विच डायरेक्शन डू यू थिंक इलेक्ट्रॉन विल ड्रिफ्ट? माइनस आई। जी, माइनस माइनस आई। माइनस आई का, ठीक है। अच्छा, इसको दो तरीके से मैं कर सकता हूँ, या तो इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करा के और इसको सॉल्व किया जाए, या मैं यहाँ पर थोड़ा और आसान रखने के लिए, ताकि आपको आगे जाके सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन का नाम अगर आपने सुना हो, आई एम नॉट सेइंग प्रोटॉन, आई एम सेइंग पोजिट्रॉन। पोजिट्रॉन का क्या मतलब होता है सर? पोजिट्रॉन इज बेसिकली द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच हैज सेम मास ऑफ दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट इसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है, पोजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस होता है। इसका बिहेवियर पॉजिटिव चार्ज जैसा ही, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, बट यस मास वाइज दे आर सेम। इसका भी मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, और पोजिट्रॉन का भी मास इतना ही 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। तो इन दोनों के जो मास की वैल्यू है वो सेम है, बट चार्ज की वैल्यू जो है दोनों की वो सेम नहीं है। इनफैक्ट पोजिट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। तो देखिए, मैं इसको पोजिट्रॉन के टर्म्स में सॉल्व कर रहा हूँ कि पोजिट्रॉन, ये ई प्लस ले लेते हैं, और अगर पोजिट्रॉन दौड़ाएंगे तो पोजिट्रॉन विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विद अ वेलोसिटी कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब पोजिट्रॉन को हम किधर अज्यूम करेंगे? पोजिट्रॉन इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। भाई प्रोटॉन नहीं है, पोजिट्रॉन है, बट इसका बिहेवियर प्रोटॉन जैसा है। यहां तक कोई कष्ट? इसमें कुछ कुछ चीजें अज्यूम कर लो कि लेटर से एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है किसका? कंडक्टर का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज ए। इसमें हम सर मान लेते हैं कि स्मॉल एन इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ पॉजिट्रॉन कह देंगे यहाँ पर यूनिट वॉल्यूम। यहां तक क्लियर है बेटे? अब देखो, एक्चुअली में व्हेनेवर करंट फ्लोज, तो करंट के फ्लो करने का मतलब है कि सर आपके जो चार्ज पार्टिकल है वो ड्रिफ्ट करेंगे। तो जब करंट फ्लो करेगा तो अल्टीमेटली चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट करेंगे। और जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। तो उस पर क्या लगता है सर? उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना। चार्ज पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो पॉजिट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। इसके अंदर जितने भी पॉजिट्रॉन है, ऑल ऑफ देम विल एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स, और सब पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो सेम होगी।
because all the positrons are going in the same direction, they are going with the same velocity in the same magnetic field. तो सारे पोजिट्रॉन पे फोर्स की डायरेक्शन भी सेम होगी क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम। किसी एक पोजिट्रॉन पे आप फोर्स निकाल लो, फोर्स ऑन वन पोजिट्रॉन, फोर्स ऑन वन पोजिट्रॉन, किसी भी एक पोजिट्रॉन पे आप फोर्स निकालिए। तो अगर किसी एक पोजिट्रॉन पे आप फोर्स निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, E इंटू वी डी क्रॉस बी। E इज द चार्ज ऑफ पोजिट्रॉन एंड वी डी क्रॉस बी। याद करिए कि आप लिखते थे क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स की वैल्यू, तो वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे ही लिखते हैं ना, क्यू वी क्रॉस बी। इज इट क्लियर? तो E इंटू वी डी क्रॉस बी, कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोल। नो सर। अरे बहुत मध्यम सी आवाज, एक बच्चे की आवाज। लगता है धीरे धीरे तुम लोगों को पढ़ने की इच्छा खत्म होती जा रही है। हाँ भाई आसिया जी। यस सर। तो बोला कीजिए ना आप लोग, E इंटू वी डी क्रॉस बी। अब सर मेरी बात समझिए, ये तो एक पोजिट्रॉन पे फोर्स है और ऐसे ऐसे बहुत सारे पोजिट्रॉन है। तो टोटल पोजिट्रॉन अगर हम निकालें, टोटल नंबर ऑफ पोजिट्रॉन, तो पोजिट्रॉन पे जो टोटल संख्या है या पोजिट्रॉन के जो टोटल नंबर है वो कितना होगा, n इज द नंबर डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब हर यूनिट वॉल्यूम में इतना, मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम है Al। तो NaL इज द टोटल नंबर ऑफ पोजिट्रॉन और हर पोजिट्रॉन के फोर्स की डायरेक्शन सेम है। तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा, इन सबका सम होगा बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन। तो सिंपली आप ये लिख सकते हो कि जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी रिटन एज NaL E VD क्रॉस B। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। यहां तक समझ आ गई बात? इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर, इसको, इस फोर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फोर्स, इस फोर्स को हम F नेट फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये, इसको फर्दर आप ऐसे लिख दीजिए NE AVD L क्रॉस B। सर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, VD क्रॉस B को हटा के L क्रॉस B कैसे लिख सकते हो? सर मुझे एक बात बताइए, अगर एक वेक्टर है A, सर ध्यान से सुनिएगा, और दूसरा वेक्टर है B, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है C के साथ। A क्रॉस C की डायरेक्शन और B क्रॉस C की डायरेक्शन सेम आएगी या नहीं आएगी, ये बताओ। A क्रॉस C अगर मैं कर दूं तो A एक्स एक्सिस का लॉन्ग और C वाई एक्सिस का लॉन्ग, तो मतलब I क्रॉस J क्या आएगा, K क्या। B क्रॉस C करके देखिए आप, B भी किधर, एक्स एक्सिस का लॉन्ग, C किधर, वाई एक्सिस का लॉन्ग, तो फिर से I क्रॉस J क्या आएगा सर, K क्या। इसका मतलब अल्टीमेटली दोनों डायरेक्शन वाइज सेम है और मैग्नीट्यूड तो वैसे ही आ रहा है सर, क्योंकि VD तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पहले L मल्टीप्लाई हो रहा था इससे, अब VD मल्टीप्लाई। तो अगर मैं लिखूं 2 इंटू 3 इंटू 4, या लिख दो मैं 2 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, बात तो एक ही है ना सर, मैग्नीट्यूड वाइज तो ये इक्वल ही है और डायरेक्शन वाइज भी दोनों सेम है, इसीलिए हम VD क्रॉस B को रिप्लेस कर सकते हैं L क्रॉस B से। तो सर कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस वैल्यू NeAVD, हु विल टेल मी कि व्हाट इज दिस वैल्यू NeAVD? सर करंट। बहुत बढ़िया बेटे। तो F नेट को मैं लिख सकता हूं, F net can be written as equal to IL cross B. This is the magnetic force experienced by a current carrying conductor in the magnetic field and this is the vector form of that force. ये उस फोर्स का वेक्टर फॉर्म है। This is the magnetic force experienced by the current carrying conductor placed in the magnetic field और ये उस फोर्स का वेक्टर फॉर्म है। इसको नोट करिए, इस पे और कंटिन्यू करते हैं। सर ये नोट करके बताना।
ठीक है, तो नेट फोर्स जो होगा सर वो आई एल क्रॉस बी होगा। दिस इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। इसी को अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो आप लोगों को पता है कि ए क्रॉस बी, अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू ऑलवेज ए बी साइन थीटा। तो इसी तरह से इस फोर्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, तो दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी sin theta. This will be the value of the force or the magnitude of this force, where theta is what? Theta is angle between L vector and magnetic field vector. L vector और magnetic field vector के बीच का जो एंगल है that will be equal to theta. इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। ठीक है, और इसमें सर आपको मालूम है कि एल वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो एल वेक्टर हमेशा करंट की डायरेक्शन में होता है। तो अनडाउटेडली आप ये कह सकते हो कि अगर कंडक्टर को आपने ऐसे रख दिया कि करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो भी फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब भी फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। द सेम इज द केस विद द चार्जेस। चार्ज के वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो फोर्स जीरो होता है। चार्ज के वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट हो तो भी फोर्स जीरो होता है। तो सेम इज द केस विद द चार्जेस आल्सो। अब सुनिए सर, एक दो एडिशनल पॉइंट्स। सर अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कहीं पर भी कि मैग्नेटिक फील्ड है, पहले आप लोग लिख लो, फिर उसके बाद मैं बताता हूं इसको। लिखिए नोट में लिखिए if a closed loop is placed in uniform magnetic field, if a closed loop is placed in uniform magnetic field, then the magnetic force on it will be zero. If a closed loop is placed in the uniform magnetic field, then the magnetic force on it will be zero. अगर आप किसी भी क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। क्या मतलब है सर? सर ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और आप किसी भी शेप का लूप रख दें इसके अंदर, किसी भी आर्बिट्री शेप का, जरूरी नहीं है कि वो कोई फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप हो, कोई भी शेप हो सकता है। इट शुड बी क्लोज्ड। और क्लोज का मतलब मुझे लगता है आप लोगों को पता है। क्लोज का मतलब है कि जहां से आप चल रहे हो वहीं पहुंचना चाहिए आपको। मान लो ये करंट की डायरेक्शन है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इस पे लगने वाला फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। सर क्यों होगी? तो इस पे फोर्स कैसे निकालोगे आप? डू यू हैव एनी डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द फोर्स ऑन द होल ऑफ द लूप? देखिए सर, मेरी बात समझिए, पूरे लूप में आप एक बार में फोर्स निकालने का कोई फॉर्मूला बताया क्या मैंने? ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया। मैंने आपसे बोला कि स्ट्रेट वायर होगा तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आई एल बी साइन थीटा होगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। तो ये क्लोज लूप है, तो सर इसमें करेंगे क्या आप इसमें एक एलिमेंट लेंगे डीएल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ऑब्वियसली वो टेंजेंशियल होगा। और इस पे आप फोर्स लिखेंगे डीएफ, तो डीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या डी इंटू कैपिटल एफ लिख लेते हैं। फोर्स, स्मॉल फोर्स ऑन दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? आई डीएल क्रॉस बी। ये आएगा सर आपके फोर्स की वैल्यू। और इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स लेते जाइए, सब सेम ऑर्डर में अरेंज करते जाइए, सारे एलिमेंट्स को आप सेम ऑर्डर में अरेंज करते जाइए और सब पे फोर्स कैलकुलेट करिए। आप एक बात याद करिए, आपने पॉलीगॉन रूल पढ़ा है क्लास 11 में, पढ़ा है क्या? नहीं आता रहा? यस सर। मुझे आप में से कोई बता सकता है कि अगर कोई पॉलीगॉन में फॉर्म कर रहा हूं इन द सेम ऑर्डर, सारे वेक्टर्स को मैंने अरेंज किया इन द सेम ऑर्डर, ये एक पॉलीगॉन फॉर्म कर दिया मैंने, और सारे वेक्टर्स हैज बीन टेकन इन द सेम ऑर्डर, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे वेक्टर्स हैज बीन टेकन इन द सेम ऑर्डर, और मैंने एक पॉलीगॉन फॉर्म कर दिया। इट्स अ क्लोज्ड पॉलीगॉन। कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द वेक्टर सम ऑफ होल पॉलीगॉन? कोई बच्चा आप में से? जीरो। याद रखो भाई, जिनको नहीं पल्ले पड़ रहा वो सुनो। Result of any two or any number of vector is given by the last vector taken in the opposite order.
आप जब भी वेक्टर्स को अरेंज करेंगे, चाहे वो 2 वेक्टर हो या 2 से ज्यादा वेक्टर हो, रिजल्टेंट विल ऑलवेज बी गिवन बाय द वेक्टर टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर। ये जो वेक्टर होगा विच इज टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, दैट विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। अगर ये सारे वेक्टर्स जो पॉलीगॉन को फॉर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे अगर वो एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब सारे के सारे सेम ऑर्डर में हो, तो इस केस में सारे वेक्टर का जो सम होगा दैट सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। जिनको याद नहीं वो याद रखना है कि अगर ऑल द वेक्टर्स आर टेकन इन द सेम ऑर्डर तो सम ऑफ ऑल द 4 वेक्टर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, चाहे 2 वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो, 50 वेक्टर हो। तो यहाँ पर देखिए सारे फोर्सेस का वेक्टर जो अगर इसको आप ऐड करोगे तो एक से ज्यादा वेक्टर्स है, एंड ऑल ऑफ दीज वेक्टर्स विल बी फॉर्मिंग अ पॉलीगन टेकन इन द सेम ऑर्डर। तो अगर आप इस पूरे को ऐड कर दो वेक्टोरियली आई डी एल क्रॉस बी, तो इन सब का सम क्या आएगा अकॉर्डिंग टू द पॉलीगॉन रूल, इन सब का सम जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इस केस में जो फोर्स आना है वो 0 आना है। अगर इतनी बात भी नहीं समझ में आई तो एक बात याद रखिए कि जब भी यू हैव अ क्लोज लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, प्रोवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और इन अदर वर्ड्स इट शुड बी कांस्टेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है तो इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस का सम विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, आंख बंद करके, चाहे वो लूप कैसा भी हो, किसी भी शेप का हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ट्रायंगुलर शेप्ड करंट कैरिंग लूप हमने रख दिया, बोलो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस? 0। कभी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो और उसके अंदर क्लोज लूप रखा हो आपने किसी भी शेप का, तो फोर्स की वैल्यू हमेशा 0। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने कंडक्टिंग अरेंजमेंट ऐसे प्लेस किया कंडक्टर का, ये ऐसे, ये ऐसे, ये मान लीजिए ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, ये 4 कंडक्टर का कॉम्बिनेशन है ये। बेसिकली द होल ऑफ द कंडक्टर इज प्लेस्ड लाइक दिस। ठीक है, सब में करंट आई फ्लो कर रहा है, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2, इसकी लेंथ L3 और इसकी लेंथ L4। इस पॉइंट को मान लीजिए मैं P कह लेता हूं, इस पॉइंट को मान लीजिए मैं Q कह लेता हूं, और मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब आपसे इस पे फोर्स पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स। तो इस पे फोर्स आप कैसे लिखेंगे? तो सर एक से ज्यादा सेगमेंट है इस वायर के, तो हर सेगमेंट पे इंडिविजुअली फोर्स निकालिए और फिर उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम लीजिए, तो यू विल गेट द नेट फोर्स। सुपरपोजिशन मेथड। जैसे फर्स्ट सेगमेंट पे फोर्स निकालूं तो क्या लिखूंगा? L1 क्रॉस ऑफ बी। इसी तरह से सेकंड सेगमेंट पे लिखूं तो क्या लिखूंगा? I L2 क्रॉस ऑफ बी, एंड सो ऑन। इसी तरह से I L3 क्रॉस ऑफ बी, इसी तरह से I L4 क्रॉस ऑफ बी, ये आप लिखेंगे। अब इन सब का अगर आपको फोर्स लिखना है तो सब में आई बाहर, इसको आप लिख सकते हैं L1 प्लस ऑफ L2 वेक्टर प्लस ऑफ L3 वेक्टर अप टू L4 वेक्टर, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इन सारे वेक्टर का अगर आप मतलब सारे लेंथ के वेक्टर का अगर आप सम करेंगे तो आपको नहीं लगता कि यू विल गेट द टोटल लेंथ फ्रॉम P टू Q? भाई अगर 2 वेक्टर हो ऐसे और आपसे बोला जाए A प्लस बी निकालो, तो दैट सम इज गिवन बाय द रिजल्टेंट टेकन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। मतलब इनिशियल से फाइनल तक जो वेक्टर होता है वही तो सम बताता है। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वही वेक्टोरियली इन दोनों का सम होगा। तो उसी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो फोर्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू आई, इसको मैं कह सकता हूँ पी क्यू क्रॉस ऑफ बी। इसको यू कैन राइट इट एज पी क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स। ये फोर्स की वैल्यू होगी, ये आपके फोर्स की वैल्यू होगी। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग नोट करें, मैं इसका एप्लीकेशन आपको समझाता हूँ।
हो गया बच्चों? डन सर। सर अगर सबने लिख लिया तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसका एक एप्लीकेशन समझिए तो आपको ज्यादा समझ आएगी बात कि मास्टर क्या कहना चाह रहा है। सर देखिए, मान लीजिए कि आपको मैंने क्वेश्चन ऐसे दिया कि साहब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर आपने एक ऐसा वायर रख दिया है, यू हैव प्लेस्ड दिस वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड है और आपने एक वायर रख दिया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। आपसे बोला गया इसकी लेंथ एल है, ठीक है, स्ट्रेट वाली जो लेंथ है दैट लेंथ इज एल, और आपने वायर रख दिया पी क्यू। आपसे मैं पूछ लूं कि व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस होल वायर पी क्यू, पी क्यू पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अच्छा याद रखो, ये पी या पी से क्यू तक जो ये स्ट्रेट मैंने ड्रॉ किया, इट इज नॉट अ वायर, इट इज नॉट अ क्लोज लूप। ये डॉटेड लाइन से मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है पी से क्यू तक की, दैट इज एल। अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स, तो बता सकते हैं आप? कौन बताएगा भाई फोर्स की वैल्यू? ये किसी भी अजीब से शेप का एक कंडक्टिंग वायर लिया है आपने, इस पे आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फोर्स। कौन बता रहा है? फिर आई एल बी। सीधी सी बात, इतना क्या सोचा? आई एल बी इज द फोर्स। भाई आपका वायर चाहे जैसा भी हो, किसी भी शेप का हो, आपको करना क्या है, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो लेंथ है वो लिख देना है। सिंपल सी बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस शेप का है। तो सिंपली फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? फोर्स की वैल्यू आई एल बी हो जाएगी भाई, खत्म। भाई यहाँ इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के बीच की दूरी कितनी है? एल, वो गिवन है आपको, तो आई इंटू एल इंटू बी, खत्म, ये आंसर है। ठीक है सर, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके बताइए, देखूं कितनी अकल है आप लोगों के पास। एक वेव लाइक कंडक्टर आपको गिवन है, आपको एक कंडक्टर गिवन है जो वेव की शक्ल का है, और वेव लाइक कंडक्टर, ऐसा कोई कंडक्टर आपको गिवन है। तो इसको दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ। ओहो, ये आपको एक कंडक्टर गिवन है, ये कंडक्टर आपको गिवन है, यहाँ से यहाँ तक का कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। इस कंडक्टर के लिए आपको, और मैग्नेटिक फील्ड भी, इस कंडक्टर के लिए आपको एक इक्वेशन गिवन है 2 पाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ऐसा गिवन। आपको बताना है कि व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। कौन बताएगा? कौन है अक्लमंद अपने? चलो सर बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर? सर क्वेश्चन में शायद दे रखा है, एक बार फिर से बताना। फिर से सुन लीजिए सर, आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर एक वेव लाइक कंडक्टर है, मतलब कंडक्टर ऐसा है जिसका शेप कैसा है, वेव की तरह, ठीक है, इट्स अ वेव लाइक कंडक्टर। और उस कंडक्टर के लिए जो इक्वेशन लिखी हुई है, दैट इज y इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय x, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ। लैम्डा ऑफ कोर्स वेवलेंथ होता है। यस। आपको बताना है कि अगर इस कंडक्टर में करंट I फ्लो कर रहा है, if the current flowing in the conductor is I, so you just have to find out what will be the value of the magnetic force experienced by this conductor. मैग्नेटिक फोर्स आपको बताना है भाई, इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी। एनीवन? सर पी, ये जो पॉइंट्स हैं इसके, इस पॉइंट्स को पी मान लो, इस पॉइंट को क्यू कह दो, तो पी से क्यू तक की लेंथ चाहिए होगी ना आपको लिखने के लिए। सर आप लोग समझ नहीं रहे हो शायद। सर आपको पी से क्यू तक की लेंथ ही तो लिखना है सर। क्या लिखना है? पी से क्यू तक की लेंथ। पी से क्यू तक की लेंथ यहाँ पर होगी कितनी? ट्वाइस लैम्डा। नहीं, ट्वाइस लैम्डा नहीं, सिंपली लैम्डा। भाई किसी भी वेव में यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। ये पूरी लेंथ को हम कहते हैं वेवलेंथ। अच्छा ये गलत है कि आप कहेंगे सर ये
हमने पढ़ा था कि भाई क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच की दूरी वेवलेंथ है, ये गलत है। ये यहीं से यहां तक वेवलेंथ नहीं है, वेवलेंथ यहां से यहां तक है। वेवलेंथ का मतलब होता है कि जब आपका फेज 2 पाई से चेंज हो जाए, तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ की टोटल लेंथ को मिला के आप एक वेवलेंथ कहेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो लैम्डा गिवन है वो वेवलेंथ है, और पी से क्यू तक की लेंथ इज लैम्डा ओनली। तो फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? फोर्स की वैल्यू लिखेंगे आप आई इंटू लेंथ। लेंथ हो गया वेवलेंथ के बराबर लैम्डा, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय कितना? तो लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द फोर्स। ये फोर्स की वैल्यू है। नहीं पल्ले पड़ा? yes sir आगे Yes. वेवलेंथ का मतलब बेटे एक क्रेस्ट और एक ट्रफ का जो टोटल लेंथ होता है ना, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। वो सिंपल ये मतलब नहीं होता कि भाई हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्रेस्ट से हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रफ, ये जरूरी नहीं है। हो गया? आगे बढ़े। Yes. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये तो यूनिफॉर्म फील्ड है, अगर तो फोर्सेस को हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर क्लोज लूप है तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी विदाउट एनी डाउट। ये सारी बातें अपनी जगह सही। अब एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई लूप है एंड इट्स अ रेक्टेंगुलर लूप। आई एम टेकिंग इट एज रेक्टेंगुलर लूप। पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगुलर लूप। यहाँ से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ये वाई एक्सिस है हमारा, और ये हमारी एक्स एक्सिस। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, लेट दैट लेंथ बी ए। मतलब लेंथ ऑफ दिस लूप इज ए एंड दिस इज बी, द ब्रेथ इज बी। करंट फ्लोइंग इन दिस लूप इज आई। पी क्यू आर एस है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है वो है बी नॉट इंटू 1 प्लस ऑफ एक्स बाई बी माइनस ऑफ के कैप। माइनस ऑफ के कैप क्या बता रहा है? कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स। बी नॉट इज सम कांस्टेंट। बी आपको पता है कि भाई ये लेंथ है आपका बी, ब्रेथ बेसिकली। और एक्स क्या चीज है? एक्स कौन बताएगा? तो एक्स इज एनी जनरल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। एक्स क्या चीज है बच्चों? एक्स कोई भी जनरल डिस्टेंस है। कहां से ये एक्स जनरल डिस्टेंस है? तो इट इज द जनरल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कहां से? ओरिजिन से। समझ में आई बात? इट इज एनी जनरल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कोई दिक्कत? अब आपको बताना है कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस पी क्यू आर एस। मतलब इस लूप पे नेट फोर्स बताना है। तो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? Very वेरिएबल। तो क्या फोर्स 0 होगा सर? no, sir. फोर्स 0 तो नहीं होगा, तो फोर्स तो नॉन जीरो होगा। तो उस फोर्स की क्योंकि नॉन जीरो हो भी सकता है, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता। मगर हम ये नहीं कह सकते कि फोर्स 0 होगा, बिकॉज इट इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो अब उस फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई आइडिया देगा? Or integration. नहीं नहीं, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं। यहां पर सारे सेगमेंट पे आप इंडिविजुअली फोर्स निकालिए। क्या करिए? सारे सेगमेंट्स पे इंडिविजुअली फोर्स निकाल लीजिए, और उन सब फोर्स का वेक्टर सम ले लीजिए। तो यू विल गेट द नेट मैग्नेटिक फोर्स। आप सारे फोर्सेस को इंडिविजुअली फाइंड आउट करिए, और उन सब का क्या कर दीजिए? वेक्टर सम ले लीजिए। तो यू विल गेट द नेट मैग्नेटिक फोर्स। अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। इससे पहले कि मैं पी क्यू और आर एस पे फोर्स निकालूं, उससे पहले मैं इस पे फोर्स निकालूंगा, क्यू आर और एस पी पे। क्यू आर और किस पे फोर्स निकालूंगा? एस पी। क्यू आर और एस पी पे फोर्स निकालूंगा। ध्यान से सुने। सर मुझे एक बात बताओ, क्यू आर पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो क्यू आर पे फोर्स की डायरेक्शन किधर है? बच्चों तुम लोग बताओ यार, मिल के करें तो ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे तो आता है सर। क्यू आर पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड, किधर? Or upward. वेरी गुड, एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी लोग सब नींद में है। भाई क्यू आर पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, और पीएस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अनडाउटेडली किधर होगी? तो दैट विल बी डाउनवर्ड। अब एक बात बहुत अच्छे से समझो, एक्स एक्सिस के अलोंग, सक्षम, एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है या कांस्टेंट है? व्हाट विल यू से अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस? सर कांस्टेंट। बट एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है सक्षम। यहाँ पढ़ो इस पूरी इक्वेशन को, तुम लोग समझ नहीं रहे हो इसका मतलब यार।
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, वेरी कर रही है ना बेटा। एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। फॉर्म इक्वेशन देखो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो लिखा है आपने। यस यस तो एक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। तो ध्यान से सुनना जो मैं सुनाना चाह रहा हूँ, और नहीं समझ आया तो प्लीज पूछो, ऐसे बिल्कुल शांत मुद्रा में ना बैठो, नहीं समझ में आया पूछने का। ओके सर। देखिए मान लीजिए इस वायर पे क्यू आर पे मैं कोई पॉइंट अज्यूम कर लूं एक्स दूरी पर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी, तो इस पॉइंट पे कुछ फोर्स आएगा और वो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। ऐसे ही अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर कोई पॉइंट अज्यूम कर लूं, ठीक है, यहां पर, और ये पॉइंट अज्यूम कर लूं मैं एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स में अज्यूम कर लूं, ठीक है, तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या उतना ही नहीं होगा जितना ऊपर वाले पॉइंट पे आया है। जैसे मान लो इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट का कुछ नाम दे देता हूँ अल्फा, और इस पॉइंट को मैं कुछ बीटा कह देता हूँ। तो मुझे बताओ कि अल्फा वाला जो पॉइंट है और ये जो बीटा वाला पॉइंट है, इस अल्फा और बीटा इन दोनों पॉइंट्स पे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम एट अल्फा एंड बीटा और नॉट, क्योंकि दोनों पे एक्स है। यस तो इसका मतलब दोनों पे फोर्स की वैल्यू सेम आएंगी और दोनों पे फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसका मतलब ये जो अल्फा पॉइंट है और ये जो बीटा पॉइंट है, इन दोनों का फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, तो इन दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है सर, हाँ या यस ना। Yes, sir. ठीक है, अच्छा सर इसी तरह से मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं। मान लीजिए कुछ और दूरी पर एक और पॉइंट ले लिया एक्स डैश, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और आएगी, तो यहां पर फोर्स कुछ और आएगा, मान लो उसको एफ डैश कह देता हूं। तो वैसे ही नीचे वाले वायर पे भी अगर आप एक्स डैश पे ऐसा ही पॉइंट अज्यूम कर लो, तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं गामा, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं कुछ थीटा, समझना। तो आप मुझे एक बात बताओ कि एक्स डैश पे अगर मैंने थीटा पॉइंट लिया है, तो जितना गामा वाले पॉइंट पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, क्या उतना ही थीटा वाले पॉइंट पे नहीं है मैग्नेटिक फील्ड? भाई यस दोनों सेम डिस्टेंस पे लिए गए एक्स डिस्टेंस पे, तो जितना गामा वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही थीटा वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है। और इस पे फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है। फिर से ये फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, व्हाट डू यू से? Yes, sir. बिल्कुल फिर से फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये फोर्सेस फिर से क्या कर रहे हैं, कैंसिल। तो अल्टीमेटली आपको क्या नजर आ रहा है, आप अगर देखें तो क्यू आर वाले वायर पे जितने भी पॉइंट्स हैं, पीएस वाले वायर पे जो पॉइंट्स हैं उस पे उतना ही फोर्सेस लग रहा है, इक्वल लग रहा है और ऑपोजिट लग रहा है। मतलब हर पॉइंट का फोर्स पीएस वाले के हर पॉइंट से कैंसिल हो रहा है। थिंक अबाउट इट। क्यू आर के हर पॉइंट पे जो फोर्स है वो पीएस के हर पॉइंट के फोर्स से कैंसिल हो रहा है। थिंक अबाउट इट। Yes, sir. यार बहुत घटिया रिस्पॉन्ड कर रहे हो तुम लोग। क्यू आर वाले पे हर पॉइंट पे जो फोर्स है वो पीएस वाले हर पॉइंट के फोर्स से कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब यस है सर। कि क्यू आर और एसपी के कारण नेट फोर्स Zero. कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा। बहुत बढ़िया साहब, तो इन दोनों का तो नेट फोर्स जीरो हो गया, इसको खत्म करते हैं। तो फोर्स कहां हो गया, पी क्यू आर, तो फोर्स ऑन क्यू आर माइनस ऑफ फोर्स ऑन पीएस और एसपी जो भी लिख लो, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों का तो फोर्स वैसे ही स्वाहा। चलिए पीक्यू वाले पे फोर्स की डायरेक्शन आप लोग बता सकते हैं, एंड यस ऑफ कोर्स आप बता सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट अपवर्ड जा रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कर यूज करके मुझे बता सकते हैं आप लोग कि इसकी Left. डायरेक्शन क्या होगी? जी सर, Sir, इसकी minus डायरेक्शन होगी, X. वेरी गुड। तो फोर्स ऑन क्यू आर, ये जो फोर्स ऑन पी क्यू है, सॉरी, ये होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, और इस पे जो फोर्स होगी ऑब्वियसली वो राइट की तरफ होगी, तो फोर्स ऑन आर एस विल बी टुवर्ड्स राइट। अब इन पे फोर्सेस लिखते हैं, आओ लेट्स प्ले द फोर्स। इस पे अगर हम फोर्स लिखते हैं तो फोर्स ऑन पी क्यू, व्हाट विल बी दैट वैल्यू ऑफ द फोर्स? तो फोर्स विल बी इक्वल टू आई इंटू द लेंथ इज ए, देखिए ये लेंथ ए है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेंगे, बी नॉट इंटू वन प्लस एक्स की वैल्यू जीरो, बिकॉज ये वायर ऑरिजिन पे है। देखो इसके लिए एक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसके लिए तो वाई चेंज हो रहा है। तो जीरो से बी, अरे बच्चों समझ रहे हो? तो ये फोर्स की वैल्यू यस पी क्यू पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगी आई ए बी नॉट। अच्छा, इसी तरह से फोर्स देखते हैं आर एस पे। आर एस पे फोर्स देखिए, करंट मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ,
मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या लिखेंगे, बी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ऑफ एक्स. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर दिस वायर? वेरी गुड. तो 1 प्लस ऑफ b by b, b by b is equal to what? तो b by b is equal to 1. तो b by b is equal to 1, तो ये जो पूरा रिजल्ट आएगा that will be equal to F R S पे जो फोर्स आएगा that will be equal to twice of I A B naught. ये आ गया दूसरा, और दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स होगा ट्वाइस ऑफ आई ए बी नॉट माइनस ऑफ आई ए बी नॉट. तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आई ए बी नॉट. दिस इज द वैल्यू ऑफ द नेट फोर्स. इसका मतलब है कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा सर. तो मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, इफ इट्स नॉट यूनिफॉर्म, इफ इट इज नॉन यूनिफॉर्म, तो आपका जो नेट फोर्स है दैट मे और मे नॉट बी 0 डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. जैसे यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 0 नहीं होगा. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस. प्लीज नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं. डन, बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे की बात करते हैं. इफ इट्स डन, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं. अब देखो, ये जो हमने फोर्सेस की बात की है, दिस वी हैव कैलकुलेटेड फॉर अ कंडक्टर. ऐसे ही एक फोर्स और कैलकुलेट करके आप लोग बता दीजिए तो मुझे मजा आ जाए. ये कंडक्टर, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, देखता हूँ कितनों को अकल है. यहाँ पर इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई. यहाँ पर दूसरा कंडक्टर, इसका नाम मान लीजिए पी क्यू, इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है आई. इस वाले की जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक एल है, और यहाँ से यहाँ तक जो इसका दूसरा पी वाला जो एंड है वो इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम दिस इनफिनिटली लॉन्ग वायर. और ये जो वायर है पी क्यू, इट इज ऑफ लेंथ एल. तो आपको बताना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन पी क्यू. अब मुझे बताओ कैसे सॉल्व होगा, आप लोग हिंट दीजिए तो मजा आए सर. Force due to infinite. फोर्स ड्यू टू इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड. बहुत बढ़िया. अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होता है, इनफिनिटली लॉन्ग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो हर पॉइंट पे सेम होगा या जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा फोर्स फील्ड की वैल्यू चेंज होगी? मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ इनफिनिटली लॉन्ग वायर है, इसके किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है सर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू आर. याद है? Yes. इसका मतलब एज यू चेंज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे वैसे वैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी. जैसे जैसे आप वायर से दूर जाएंगे वैसे वैसे आपकी क्या होगी, तो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड आपकी डिक्रीज होगी. तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज हो रही होगी, है ना. तो इसका मतलब ये जो वायर PQ है, ये कैसे फील्ड में रखा हुआ है? इज इट प्लेस्ड इन द कांस्टेंट फील्ड और इज इट प्लेस्ड इन द वेरिएबल फील्ड? बिल्कुल सही, इट इज प्लेस्ड इन वेरिएबल फील्ड. यहां पर इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा क्योंकि इट इज नॉट अ लूप. तो यहां पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. क्या करेंगे आप? तो यहां पर आप मान लीजिए कि x डिस्टेंस पे जाके आपने एक dx की एक एलिमेंट कंसीडर कर ली इस वायर की. तो इस dx पे कितना फोर्स लगेगा? मान लीजिए उस फोर्स को मैं कह रहा हूं df. तो dx पे कितना फोर्स लगेगा? करंट इन दिस एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स. ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसी इनफिनिटली लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो इनफिनिटली लॉन्ग वायर इससे कितनी दूरी पर है? तो x डिस्टेंस पे हमने एलिमेंट माना है. तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स, ये df की वैल्यू है. तो नेट फोर्स कितना होगा मेरे बच्चों? तो नेट फोर्स विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स dx. इसका ही तो इंटीग्रेशन करेंगे आप. कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट विल बी द लिमिट्स? भाई अगर आप इस वायर PQ का सबसे पहला पॉइंट देखो तो ये कितने डिस्टेंस पे है? तो दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a. और सबसे लास्ट पॉइंट देखो तो ये इनफिनिटली लॉन्ग वायर से कितने दूरी पर है? a प्लस l होगा यानी. Yes. तो इसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी? a से a प्लस l. अब यहां ध्यान से देखिए, a से a प्लस l तक आपको इंटीग्रेट करना है, तो फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? म्यू नॉट
I square divided by 2 pi integration of dx by x. Sir, you have to integrate it from a to a plus l. इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई. इसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ x. ठीक है, लिमिट क्या होगी a से a प्लस l. dx बाई x का इंटीग्रेशन ln ऑफ x होता है. तो इस पे जो f की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई. इसमें अपर लिमिट आप पुट करिए तो ln ऑफ a प्लस l, माइनस ऑफ लोअर लिमिट पुट करिए तो ln ऑफ l होगी. ये लिमिट्स होंगी. तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई ln ऑफ, अगर बीच में माइनस साइन हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस एल डिवाइड बाई. ये आपके फोर्स की वैल्यू होगी. सर जी सर वो a होगा ना कहाँ पर बच्चे? सर, a प्लस एल माइनस ln ऑफ a. हाँ हाँ सॉरी, यस इट विल बी a. देखिए सर कितना समझ आया. डन भाई, सबने कर लिया? यस सर. 2 सेकंड सर. ठीक है, नोट करो. डन. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालिए मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर. ये भी जो मैंने कैलकुलेट करवाया, इट इज आल्सो द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर. ऑफ कोर्स अगर मैं ये टॉपिक जो अभी करा रहा हूँ वो नहीं भी पढ़ाता तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट ये बुक्स में आपके एज अ टॉपिक दिया हुआ होता है तो दैट इज वाई मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा. वैसे आपको जैसे यहाँ पर भी समझ में आ रहा है कि भाई ये जो PQ वाली वायर है, इट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. तो PQ वाली वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के मैग्नेटिक फील्ड में है. तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो इस PQ पे फोर्स लगाएगा. ये आपको समझ में आ रहा है. तो यही चीज को आपको एज अ टॉपिक पढ़ना है. वो लिखिए मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, या यू कैन से टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स. वायर कह लो या कंडक्टर कह लो, एक ही बात है. तो देखिए सर, मान लीजिए कि ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है. तो यहाँ से ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और ये दूसरा इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है. तो दीज आर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स. ठीक है, ये और ये दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है. इस वायर को मैं 1 कह लेता हूँ और इस वायर को मैं वायर नंबर 2 कह लेता हूँ. इसमें करंट मान लीजिए I1 है और इसमें करंट I2 है, एंड बोथ आर इनफाइनाइटली लॉन्ग. आई एम टेकिंग द टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स. इसका मतलब है कि जो भी फॉर्मूला भी हम लिखेंगे दैट विल ओनली एग्जिस्ट व्हेन यू हैव द इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर. अब देखिए सर, मुझे एक बात बताओ, कैन आई क्लेम दैट के द वायर 2 इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1? यस कैन आई से सो? यस ऑफ कोर्स आई कैन क्लेम दैट कि ये जो वायर 2 है वो किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो वायर 2 रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 में. और इसी तरह से मैं ये भी क्लेम कर सकता हूँ कि 1 किसके मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो 2 के रखी हुई है. इसका मतलब बोथ ऑफ दीज वायर्स आर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन अनदर. मतलब I1 इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 एंड I2 इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1. इसका मतलब दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में. सर ये बात ऐसे ही है जैसे मैं आपसे कहूं कि एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2. ठीक है, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है. अगर मैं Q2 को देखूं तो मैं कह सकता हूं कि Q2 इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1 एंड वाइस वर्सा. मैं ये भी कह सकता हूं कि Q1 इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2 एंड बीइंग बोथ द चार्जेस इन वन ऑफ अदर फील्ड, दोनों पे क्या लगता है, दोनों पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है. भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 के बीच में जो लगता है वो क्यों लगता है? बिकॉज ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के फील्ड में. अगर ये चार्जेस एक दूसरे की फील्ड में नहीं हो, इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, देन देयर विल बी नो फोर्स ऑन वन अनदर. बट बिकॉज ये एक दूसरे के फील्ड में रखे हुए हैं, इसीलिए एक दूसरे पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा. तो सिमिलर इज द केस विद द करंट कैरिंग कंडक्टर. जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपने चार्ज के लिए समझा था, वही केस किसका है, करंट कैरिंग कंडक्टर के. अगर ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर है और दोनों को आपने एक दूसरे के पास रख दिया है, तो होगा क्या कि दोनों कंडक्टर आप कह सकते हो कि एक दूसरे के फील्ड में. एंड बिकॉज दोनों कंडक्टर एक दूसरे के फील्ड में, दोनों कंडक्टर एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे. सीधी सी बात है. समझ आई बात? यस यस ठीक है, तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे पे
फोर्स लगाएंगे। चलिए सर, और वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होगा। अच्छा मुझे एक बात बता सकते हो, I2 की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी जो I1 पे लग रही है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ I2 ऑन I1? I1 पे I2 की डायरेक्शन क्या होगी? राइट हैंड थंब रूल वाला यूज करके बताओ तो। प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड टैप द फिंगर्स। तो देखो तो I2 की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज B2, मैग्नेटिक फील्ड और ये बाहर होगी या नहीं? थिंक अबाउट इट। Yes. और I1 की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अंदर होगी या नहीं? ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए सर, नहीं समझ में आया तो बताइए, मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं। और समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आसिया सर सेकंड वाला समझ नहीं आया। फिर से सुनिए, करना क्या है सर, इसमें दोनों एक दूसरे के फील्ड में रखे हुए हैं, दोनों में करंट की डायरेक्शन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे 1 की, तो 1 में करंट किधर जा रहा है? अपवर्ड। टैप करिए फिंगर को, तो 1 में करंट जा रहा है अपवर्ड, और टैप करेंगे फिंगर को तो फिंगर किधर पॉइंट करेगा? इनटू द प्लेन करेगा या नहीं? यस सर। और 2 के डायरेक्शन में आप रखिए थंब और टैप करिए, तो इस बारी फिंगर आपका पॉइंट कर रहा होगा आउटवर्ड्स। इस बारी जो फिंगर टैप होगा वो बाहर की तरफ टैप होगा। इस बारी जो फिंगर पॉइंट कर रहा होगा वो बाहर की तरफ, समझे? तो B1 की जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरे बच्चे वो बाहर है, और B2 की जो मैग्नेटिक B2 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर है, और B1 की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। दिक्कत? नो सर। अब दूसरी बात समझिए सर, कंडक्टर 1 पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर और करंट की डायरेक्शन ऊपर। अगर आप ऐसे करेंगे, देखिए राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। करंट की डायरेक्शन किधर है? ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर, तो आउटवर्ड आपकी तरफ। तो आप थंब की डायरेक्शन देखिए, थंब की डायरेक्शन, इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी दैट इज द फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये फोर्स की डायरेक्शन देखिए राइट की तरफ आ रही होगी, और उस वाले पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट अपवर्ड है, तो इस पे जो थंब की डायरेक्शन आ रही होगी दिस विल बी पॉइंटिंग फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 टुवर्ड्स लेफ्ट। देखिए सर, Yes. समझ रहे हो? Yes, sir. ये तो फोर्स की डायरेक्शन हो गई सर, फोर्स की डायरेक्शन दोनों पे ऑपोजिट आ रही है। अब चलो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। जैसे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना, 1 पे फोर्स ड्यू टू विच? तो ड्यू टू 2। 1 पे हम फोर्स निकालने हैं ड्यू टू 2, तो फोर्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? करंट इन 1 I1, ठीक है, ये I1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। इस 1 वाले कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड जो इस पे फोर्स लगाएगा? वो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं फोर्स लगाएगा भाई, अपनी फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाती। तो ये I1 मल्टीप्लाइड बाय B2 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। मान लो मैं कोई पोर्शन इसका मान लेता हूं L लेंथ का, तो इस पे फोर्स आप क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विल बी इक्वल टू I1 मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय कितना? तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 पाई d मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। तो इस पे फर्दर आप क्या लिखेंगे? इस पे फर्दर आप लिखेंगे फोर्स, ये तो फोर्स हो गया, टोटल फोर्स। अगर इसका L लेंथ आप कंसीडर करोगे तो उसका टोटल फोर्स है। अगर आप इस फोर्स को लेंथ से डिवाइड कर दो, फोर्स 1 ड्यू टू 2 डिवाइड बाय लेंथ, तो ये फोर्स निकल आएगा। इसको हम कहेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ, और इस फोर्स पर यूनिट लेंथ को आप लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय कितना? इसको आप लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स पर यूनिट। समझे? ये किस पे फोर्स आएगा? पर यूनिट लेंथ। भाई अगर आपको पर यूनिट लेंथ पता है तो किसी भी लेंथ का फोर्स निकाल सकते हो। सिमिलरली फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर आप निकालें, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या लिखेंगे आप? करंट इनटू इस बारी मैग्नेटिक फील्ड कौन सा? B1। मान लो कि सेकंड वाले वायर का भी लेंथ मैंने L ले लिया, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आप क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 आप लिखेंगे I2 मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इनटू I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई d मल्टीप्लाइड बाय L। तो ये तो पूरे L लेंथ पे फोर्स है। तो अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ लिख लूं, फोर्स 2 ड्यू टू 1 पर यूनिट लेंथ, तो आप क्या लिखेंगे? फोर्स 2 1 डिवाइड बाय L। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय कितना? तो डिवाइडेड बाय 2 पाई d। दिस इज द फोर्स। तो ये फोर्सेस हैं सर आपके, ये एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है बेटा। ये अगर मैं ड्राइव नहीं भी करता
देन ऑल्सो यू न्यू दैट कि ये फोर्स ऐसे निकालते हैं, अगर हम दो वायर को रख दें तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा, एंड दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द फोर्स। तो इसको एक टॉपिक की तरह आपके किताबों में दिया होता है, दैट इज व्हाई वी हैव डन इट एज अ टॉपिक, बट ये आप ऑलरेडी आपको मालूम है कि यही होता है। तो सर इसको नोट करो, मैं एक इस पे पॉइंट लिखवाऊंगा, पहले इसको नोट करो। हो गया? ठीक है। हो गया? ठीक है, तो अगर ये हो गया तो एक नोट लिखिए, NOTE नोट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस सिचुएशन को देखते हुए अगर आप दोनों वायर पे एक दूसरे ड्यू टू वन अनदर अगर आप फोर्स देखो तो मैग्नीट्यूड वाइज दीज टू फोर्सेस आर इक्वल और नॉट? Yes. एंड डायरेक्शन वाइज is the forces opposite or not? Yes, sir. See, मैग्नीट्यूड वाइज ये फोर्सेस इक्वल हैं और डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट हैं या नहीं है बेटे? यस है? बच्चों सब बोलो बेटा। इसका क्या मतलब? इज इट ओबेइंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो एक्शन रिएक्शन वाला, कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इज इट ओबेइंग दैट और नॉट? Yes, sir. यस ठीक है, तो इसमें नहीं, इसमें एक नोट लिखिए। नोट में लिखिए मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स, magnetic force between two current carrying wires, magnetic force between two current carrying wires, दो करंट कैरिंग वायर्स के बीच का जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स डज नॉट ओबे, magnetic force between two current carrying wires does not obey Newton's third law of motion. Magnetic force between two current carrying wire does not obey न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे नहीं करता। तो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स डज नॉट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो इस केस में तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो दोनों के बीच में लग रहा है फोर्स, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इस केस में तो आपको लग रहा होगा कि इट इज ओबेइंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इस केस में तो आपको लग सकता है कि भाई ये इट इज ओबेइंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बट इट इज नॉट द फैक्ट, इट इज नॉट द केस ऑलवेज। ये हमेशा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे नहीं करता। क्या मतलब सर? जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग वायर लाइक दिस, अगर मैं वायर ऐसे रख दूं, ये इनफिनिटली लॉन्ग वायर और ये दूसरी वायर ऐसे रख दूं, ये I1 या I2, नाउ दीज टू फोर्सेस विल नॉट बी ऑपोजिट। अब करके देख लो, नाइदर दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे करके देखोगे इसको तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये जो फोर्सेस होंगे, इस वाले का इस पे फोर्स और इस वाले का इस पे फोर्स, नाउ दे विल नॉट बी नाइदर इक्वल नॉर ऑपोजिट। इसका मतलब है कि ये दो वायर के बीच का फोर्स हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट हो, इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज। तो इसीलिए मैंने लिखवाया आपको कि इट डजंट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो लगता है उस पर्टिकुलर केस में
बट वो ओबे करता नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप करके इस पे बता दीजिए, फिर आगे इस पे बात करते हैं। मान लीजिए कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है और ये आपका एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है और ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है। ये पी क्यू आर एस इज अ फ्रेम। ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ये पी क्यू आर एस, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। मान लो इस करंट की जो वैल्यू है वो 4 एम्पियर है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है लेट दैट बी 2 एम्पियर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है लेट अस से दैट इज 10 सेंटीमीटर और ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक दैट इज 20 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है ये मान लीजिए कि दिस लेंथ इज 30 सेंटीमीटर लेट अस से। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन पी क्यू आर एस। ये जो लूप है इस पे आपको फोर्स बताना है। क्वेश्चन लिखो, आपको फोर्स बताना है पी क्यू आर एस पे। राइट डाउन द क्वेश्चन, पी क्यू आर एस पे यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स। कर रहे हो या मैं बताऊं? आप लोग बताएं, विल यू ट्राई और शुड आई सॉल्व? सर ट्राई करेंगे। करेंगे तो करिए। एक बात मैं यहाँ पे देख के बता सकता हूं कि ये जो दो सेगमेंट है, एक पीक्यू और दूसरा सेगमेंट है एस आर। कोई मुझे बता सकता है कि इन दोनों सेगमेंट का नेट फोर्स कितना होगा? व्हाट डू यू थिंक वुड बी द नेट फोर्स ऑन दीज टू सेगमेंट्स? 0। वेरी गुड। अरे वाह, हीरा बच्चा भाई। तो करो करो करो, तुम सही कर रहे हो, सही जा रहे हो। भाई सर, जिनको नहीं आया वो सुने। ये मैं बता देता हूं, जिनसे नहीं हो रहा, जिनसे हो रहा है वो तो सॉल्व करते रहे। ये इनफिनिटली लॉन्ग वायर है जैसा कि आपको दिख रहा है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके हर पॉइंट पे, कोई भी अगर एक पॉइंट यहां पर लेते हो तो उसके अपोजिट एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। तो इसके फोर्सेस, हर पॉइंट का एक फोर्स इस फोर्स को कैंसिल करेगा, हर पॉइंट का फोर्स दूसरे फोर्स को कैंसिल करेगा। इसका मतलब अल्टीमेटली होगा क्या कि आप फोर्स ऑन पी क्यू माइनस ऑफ फोर्स ऑन आर एस की वैल्यू को आप पहली बात तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। ये फोर्सेस 0 होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। फोर्सेस कितना हो जाएगा? ये फोर्सेस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कौन से दो वायर हैं जिस पे फोर्स आएगा? तो एक तो फोर्स आएगा एसपी पर। फोर्स ऑन एसपी कितना होगा? तो करंट इन एसपी दैट इज 2 एम्पियर इनटू मैग्नेटिक फील्ड। कोई मुझे बताएगा एसपी पे किसका मैग्नेटिक फील्ड है? कौन सा मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स ऑन एसपी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट वायर। भाई एक ही बच्चा समझ रहा है क्या? फिर तो यार मुश्किल है, फिर कैसे पढ़ाऊं भाई? बाकी लोग भी बोल रहे हैं यार, ये तो बहुत अजीब सी बात है। किसका फोर्स लगेगा सर? कौन सा मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रहा है? तो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफिनिटली लॉन्ग वायर। इस इनफिनिटली लॉन्ग वायर की मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इनटू करंट। इसमें करंट की वैल्यू कितनी है? 4 डिवाइडेड बाई यहां से यहां 2 पाई इनटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस। डिस्टेंस अगर आप लेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर ये आएगा सर डिस्टेंस। तो ये हो गया आई इंटू बी हो गया। और इसका लेंथ कितना है? तो कितने लेंथ पे हमें फोर्स चाहिए? तो पीएस, पीएस की लेंथ कितनी है? तो 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट किया है। तो 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 कैंसल्स आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट।
2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट, तो एफ एस पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछो। पाई की वैल्यू इंटू 12, दिस विल बी द फोर्स ऑन दिस। इसमें करंट की डायरेक्शन है इधर, तो इस पे अच्छा मैंने 2 पे करंट की डायरेक्शन सेम दिखा दिया है क्या? इस पे करंट की डायरेक्शन इधर होगी सर, दोनों पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी सर। ये जो अभी हमने फोर्स निकाला है वो किस पे निकाला है? एसपी पे फोर्स निकाला है बच्चों। यहां तक क्लियर है? ये पाई से पाई कैंसिल, तो ये कितना आ गया? ये 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन बच्चों। सर यस सर। जी ये नोट करिए, तो दूसरे वाले पे फोर्स बताता हूँ। सर जैसा आपने पीक्यू और आरएस में कैंसिल आउट किया, तो वैसे हम पीएस और आरक्यू में नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, बिकॉज पीएस का जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर से इट इज 10 सेंटीमीटर। इसका हर पॉइंट इट इज एट 10 सेंटीमीटर। बट अगर आप आरक्यू का देखें तो आरक्यू का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से 30 सेंटीमीटर। तो इसके हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो अलग होगी और इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी। तो कैसे फोर्स की वैल्यू अलग हो जाएगी? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऑन दीज टू वायर्स आर डिफरेंट। तो इसका मतलब है कि फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो दे कैन नॉट बी कैंसल आउट, राइट? ओके सर। अच्छा इसी तरह से आप फोर्स ऑन क्यू आर निकालिए। क्यू आर पे जब फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन क्यू आर। क्यू आर पे जब फोर्स लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? इसमें करंट, फिर से करंट तो वही है, वही 2 एम्पियर इसमें भी जा रहा है। तो करंट की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, वो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के कारण होगी, तो म्यू नॉट इंटू 4 डिवाइडेड बाय, मेरे बच्चे ये लिखेंगे आप 2 पाई इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और वो 30 सेंटीमीटर। तो ये आप लिखेंगे 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। यू हैव कन्वर्टेड इनटू मीटर्स। इनटू द लेंथ, लेंथ कितना? फिर से 30, तो 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 फिर से। तो अनडाउटेडली दिस 30 माइनस 2 एंड दिस 30 इंटू 10 टू माइनस 2 विल कैंसिल आउट। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है, बिकॉज सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है वो होती है 10 टू द पावर माइनस 7। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 होती है। ठीक है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। समझ रहे हो? यस तो ये सर। लिख दिया आपने। इनटू ये वाला जो 4 है वो एज इट इज रहेगा, नीचे वाला जो पाई है वो यहाँ, तो पाई से पाई कैंसिल, तो दिस विल बी इक्वल टू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। अनडाउटेडली दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों पे जो फोर्स होगा वो ऑपोजिट होगा। तो नेट फोर्स क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस आएगा सर। एफ नेट की वैल्यू क्या होगी? 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 माइनस ऑफ 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। यस सर। समझ आ गया होगा शायद, नहीं आया तो प्लीज पूछिए सर। डन। हो गया? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन इज द फोर्स 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 खेला। अब इस चैप्टर में बहुत ज्यादा चीजें नहीं रह गई है। अब जो हम टॉपिक करेंगे दैट विल बी टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर, मतलब अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर उसके बाद आएगा गैल्वेनोमीटर। फिर उसके बाद आएगा उस गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो ये कुछ टॉपिक्स रह गए इस चैप्टर में जो हम करेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लिखिए, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क on a current carrying coil placed in magnetic field. Torque on a current carrying coil placed in magnetic field.
ठीक है, अब देखो सर, इस करंट कैरिंग कॉइल पे टॉर्क, आपको टॉर्क का कॉन्सेप्ट पता है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। अब यहाँ पर आपको बहुत दिमाग खोल के समझना है सर। पहली बात आप ये देखिए, सिचुएशन समझिएगा कि टॉर्क की हम बात कर रहे हैं और मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है एंड दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लेट अस अज्यूम कि हमने कोई एक लूप रख दिया, कोई एक रेक्टेंगुलर लूप भी हो सकता है। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक्स के अंदर देखेंगे तो रेक्टेंगुलर लूप प्लेस करते हैं वो लोग, मैं स्क्वायर लूप प्लेस कर रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट बी एनी लूप, रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, तो मैं इसको स्क्वायर लूप लेके प्रूफ कर रहा हूँ, ये कोई भी लूप हो सकता है, स्क्वायर लूप, रेक्टेंगुलर लूप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको स्क्वायर लूप ले रहा हूँ, यहाँ पर एक स्क्वायर लूप कंसीडर कर रहा हूँ और मान लीजिए कि ये स्क्वायर लूप है, इसकी साइड लेंथ क्या है, इस स्क्वायर लूप की जो साइड लेंथ है वो ए है, इस स्क्वायर लूप की जो साइड लेंथ है वो कितनी है, ए। ठीक है, ये स्क्वायर लूप है, इसकी साइड लेंथ की वैल्यू कितनी है, तो इसकी साइड लेंथ की वैल्यू ए है। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, और इस लूप का नाम कुछ मान लीजिए पी क्यू आर एस, और मैग्नेटिक फील्ड हम अज्यूम कर लेते हैं ये यूनिफॉर्म है, एंड दिस इज द इनिशियल सिचुएशन फॉर द लूप। कोई दिक्कत बच्चों मेरे लाल? चलिए वन बाय वन, फोर्स की डायरेक्शन, पी क्यू पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी पी क्यू पे? लेफ्ट। बोलते चलो भाई, फोर्स की डायरेक्शन पी क्यू पे की तरफ हुई, लेफ्ट की तरफ, दिस इज द फोर्स ऑन पी क्यू। अच्छा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड वही है और सबकी लेंथ वही है, तो सब पे फोर्स की वैल्यू सेम आएगी, तो फोर्स इस पे किधर आया, लेफ्ट की तरफ, इस वाले पे क्यू आर पे फोर्स। बोलो, आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सेंटर फिंगर रखी जाएगी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस पे अगर आप फोर्स देखेंगे अपवर्ड आएगा, अरे हाँ ना बोलो। इस पे फोर्स देखेंगे आप, राइट आएगा, इस पे फोर्स देखेंगे डाउनवर्ड आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, नेट फोर्स कितना हुआ? 0। बहुत बढ़िया, नेट फोर्स 0 आया, कोई दिक्कत? नेट फोर्स हमारा 0 आया, कोई शक वाली बात नहीं, द नेट फोर्स इज 0। इस सिचुएशन में नेट फोर्स भी 0 है और इस सिचुएशन में नेट टॉर्क भी 0 है, कोई दिक्कत? सर बिकॉज सबका लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड कर रहा है, तो नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0। अब आते हैं सर दूसरी बात पे, आप किया क्या हमने, पहले इस बात को लॉजिकली समझो। रुक जाओ, लेट मी स्विच ऑन माय वीडियो, उसके बाद मैं आपको ये समझाता हूं। पहले तो देखिए सर, ये मान लीजिए कि ये आपका कोई लूप है और ये लूप ऐसे रखा हुआ है, तो इस लूप पे नेट फोर्स 0 है। इस लूप को स्लाइटली ऐसा टिल्ट कर दीजिए, आप लोगों को नजर आ रहा है कि मैंने इसको ऐसा टिल्ट कर दिया है, कुछ एंगल से, ये ऐसे रखा हुआ था, आई हैव रोटेटेड इट बाय सम एंगल सच दैट कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। कैन यू सी दिस? यस। इनिशियल पोजीशन ऐसे है और इसको मैं स्लाइटली रोटेट कर रहा हूं सो दैट इसके इनिशियल और फाइनल के बीच में कुछ एंगल फॉर्म हो रहा हो। तो लेटेस्ट है कि मैंने इसको रोटेट कर दिया, समझना, जहां जहां नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा। इसको यहां पर हमने ऐसे रोटेट कर दिया और ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लूप अब इस तरह से दिखाई देगा आपको। इसको हमने स्लाइटली रोटेट कर दिया, इसको हमने स्लाइटली रोटेट कर दिया इस तरह से, ये स्लाइटली रोटेट कर दिया, ये स्लाइटली रोटेट कर दिया, सच दैट द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द लूप मेक्स एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। ये वाला जो ये P डैश, Q डैश, R डैश, S डैश, ये ऐसा मान लीजिए, ये P डैश, Q डैश, R डैश, S डैश, ये थीटा, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट ऐसे 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 ऐसे, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर हम फोर्सेस की बात करें, ध्यान से देखिएगा सर, फिर से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा सर, लेकिन आप लोग वही शांति एकदम अपनाए हुए हैं, पता नहीं क्यों इतना शांत क्यों बैठते हैं। यहाँ देखिए सर, ये लूप आपकी ऐसे रखी हुई है, दिखाई दे रहा है, ये ऐसे दिख रहा है आप लोगों को, ये ऐसा तिरछा दिख रहा है। इस वाले में करंट उधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और करंट किधर जा रहा है, तो करंट उस तरफ जा रहा है। थोड़ा सा हमने तिरछा इसको रोटेट कर दिया। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अभी भी ऊपर आएगी, स्लाइटली रोटेट किया तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा ऊपर ही की तरफ आएगी। तो इस ऊपर वाले पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो नीचे वाले पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगा। देखिए मैं दिखाता हूं, इसका मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स इधर और इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इधर है, और दोनों मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे पे जो लग रहे हैं वो मैग्नेटिक फोर्स इज अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये मैग्नेटिक फोर्स किधर है, तो
ये मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स विल बी अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, और ये मैग्नेटिक फोर्स अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन है, इसके लिए ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी देखें तो सेम है, तो इसका मतलब है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल भी कर रहे हैं, और इन दोनों के कारण ड्यू टू दीज टू फोर्सेस देयर विल बी नो टॉर्क। अब देखिए, इसको आपने ऐसे रोटेट किया हुआ, ये वाला पोर्शन देखिएगा, ये वाला, इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो इधर आएगा, और इस वाले पोर्शन पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो इधर आएगा। मैं बताता हूं कैसे। इस वाले पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, इस वाले पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस वाले पे जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मुझे एक बात बताओ सर, लॉजिकली आप लोग, अगर आप लोगों के हाथ में रजिस्टर है तो उसको ऐसा घुमा के देखो, इस पे जो फोर्स आ रहा है वो इधर आ रहा है, ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, इस पे जो फोर्स आ रहा है वो इधर आ रहा है, इस पे जो फोर्स आ रहा है वो इधर आ रहा है। इन दोनों का नेट फोर्स कितना होगा, दोनों फोर्स F और F है, तो नेट कितना होगा इन दोनों का? 0 बिकॉज दीज फोर्सेस आर ऑपोजिट, तो नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स कितना हुआ? 0 हुआ। नेट फोर्स में कोई दिक्कत? बट एक बात सोचो, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये जो ऊपर फोर्स लग रहा है और नीचे फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का अगर मैं लाइन एक्सटेंड करूं और इस नीचे वाले फोर्स का अगर मैं लाइन एक्सटेंड करूं, ठीक है, ऊपर वाले फोर्स का लाइन एक्सटेंड करूं और नीचे वाले फोर्स का अगर मैं लाइन एक्सटेंड करूं, समझ रहे हो आप? तो इन दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इन दोनों फोर्सेस का लाइन एक्सटेंड करने पर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन, देखिए आप समझिएगा, यहां से इसका लाइन ऑफ एक्शन और यहां से इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये दोनों एक ही लाइन पे है या दोनों डिफरेंट लाइंस पे हैं? मतलब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो, इसका मैं टॉप व्यू दिखाता हूं, ये समझो, ये कॉइल को अगर मैंने चिपटा कर दिया और इसका टॉप व्यू देख रहा हूं, तो ये देखो, इसका मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, शायद यहां से आपको ज्यादा समझ में एक्सक्यूज मी। ये देखिए, ये आप टॉप व्यू अगर ऊपर से देखेंगे तो पहले ये कॉइल ऐसे रखी हुई थी, अब यही कॉइल कैसे रखी हुई है, ध्यान से देखिए, अब यही कॉइल ऐसे रखी हुई है, अब जो यही कॉइल है वो ऐसे रखी हुई है। दिख रहा है बच्चों? इस वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, इस वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, मुझे ये बताइए दोनों फोर्सेस इक्वल हैं? बोलिए, ये जो फाइनल सिचुएशन मैंने दिखाया ब्लू से, इसमें बताइए दोनों फोर्सेस इक्वल हैं या नहीं है? यस सर है। यस सर। इक्वल हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, बोलो हाँ या ना? यस यस सर। क्या दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है? क्या दोनों के अलोंग, दोनों फोर्स जिस लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं उस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो क्या लाइन ऑफ एक्शन सेम आ रहा है? नो सर। इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं। नहीं है, तो इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सर एफ नेट तो 0 है, बट ये दोनों फोर्स क्या प्रोड्यूस कर रहे होंगे? ये दोनों फोर्स एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, और इस इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम कपल ऑफ फोर्स कहते हैं। इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है और इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, तो ऐसे ही फोर्स को तो कपल कहते हैं, और कपल ऑफ फोर्स इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्क। नहीं आया रे, नहीं आया। इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है, तो ऑल्दो दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, opposite, but their line of actions are not same, hence these two forces will be responsible for a torque acting on the coil. आई बात समझ? थोड़ी थोड़ी सी? यस भाई थोड़ी थोड़ी बात समझ आई हो तो बताइए। यस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये फोर्सेस इक्वल भी हैं, ऑपोजिट भी हैं,
बट इन फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है। तो ये जो पेयर ऑफ फोर्स है, it is said to form a couple and that couple of force will be responsible for the torque acting on the coil। तो इसका मतलब है कि यही जो है आपका, यही दोनों फोर्स का इक्वल एंड ऑपोजिट होना बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, यही क्या प्रोड्यूस कर देगा, तो यही टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। किस पर? इस कॉइल पर, एंड ड्यू टू विच द कॉइल विल रोटेट। और हमें यही टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? यही टॉर्क हमें निकालना है। समझ गए? सर Yes. हाँ बोलो सर। हमने मतलब उसका जो शिफ्ट हुआ तो सर फोर्स भी नहीं शिफ्ट होगा थीटा एंगल से। यस, फोर्स शिफ्ट हुआ ना थीटा एंगल से, लेकिन अगर आप Q डैश R डैश और P डैश S डैश, मतलब देखो ये वाले पोर्शंस को आप देखो, तो इसके साथ साथ फोर्स थीटा से शिफ्ट हुआ, बट इसके हर फोर्स के लिए यू विल फाइंड अ फोर्स ऑन टू दिस वायर जो एक ही लाइन पे आ रहे होंगे। देखो सर समझा नहीं समझ आया तो ऐसे समझो यार, ये थोड़ा सा ये वो बुक बड़ी हो जाती है इसलिए थोड़ा कम समझ में आ रहा है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला जो था ये जब ऐसे था तो इस पे फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल हो रहे थे। जब इसको ऐसा स्लाइटली रोटेट कर दिया तो इसका फोर्स इधर आ गया, उसका फोर्स उधर आ गया, बट इस ऊपर वाले और नीचे वाले के जो फोर्सेस है ना वो अभी भी एक ही लाइन पे आएंगे। हाँ, इसका फोर्स और इस पीछे वाले का फोर्स एक लाइन पे नहीं आएगा, बट ऊपर और नीचे वाले सेगमेंट का फोर्स क्या होगा, उसका हर पॉइंट के जो फोर्सेस है वो एक दूसरे के एक ही लाइन पे आएंगे। समझ रहे हैं आप? यस और इसको मैंने टॉप व्यू दिखाया है, तो एक बात समझिए आप, इसका टॉप व्यू आप देख रहे हैं तो ये वाली जो लेंथ है वो तो ए ही रहेगी ना। ठीक है, ये एक सेगमेंट है और ये दूसरा सेगमेंट है, इन दोनों के बीच का ये वाला लेंथ, तिरछा लेंथ। देखिए मैं बताता हूँ इस डायग्राम में कौन सी लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। बेटे मेरे, ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ है, ये तो ए ही मानी जाएगी ना इन दोनों फोर्स के बीच। क्या बोलते हो यस बच्चे? सर यस तो ये लेंथ ए ही है। अब इसमें मैं टॉर्क लिखना है, तो टॉर्क मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। ये दो फोर्सेस हैं, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल को भी मैं थीटा कह सकता हूँ। इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेगा तो ए साइन थीटा लिख सकते हैं आप, यानी थिंक अबाउट इट। तो टॉर्क होता क्या है? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक है, टॉर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। पहले यहां तक समझ में आ गया? फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो किसी भी एक सेगमेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो होगा सर, फोर्स इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय ए साइन थीटा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू ए क्रॉस बी इंटू साइन थीटा। तो इस टॉर्क को मैं इधर लिख देता हूँ फर्दर, टॉर्क कैन ऑल्सो बी रिटन एज इक्वल टू आई इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। ए स्क्वायर को मैं एरिया ऑफ दिस कॉइल लिख सकता हूँ ना। अब इस कॉइल का चाहे कोई भी शेप होता तो यहाँ पर एरिया ही आती, भले इसको हमने स्क्वायर लूप लेके हमने प्रूफ किया है, दिस वी हैव प्रूव्ड बाय टेकिंग द स्क्वायर लूप, बट इसमें कोई सा भी शेप होता तो वो एरिया ही आता। इसीलिए ये फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी शेप ऑफ द लूप। बट हमने ऑल्दो वी हैव ड्राइव्ड दिस रिजल्ट फॉर द स्क्वायर लूप, ये रेक्टेंगुलर लूप होता, सर्कुलर लूप होता, कोई भी आर्बिट्री शेप का लूप होता, सबके लिए यही फॉर्मूला वैलिड होता। कुछ हजम हुआ? क्या किया मैंने? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा सर? ए साइन थीटा। अब फोर्स ऑन एनी सेगमेंट ऑफ दिस लूप हम क्या लिखेंगे? तो भाई हर सेगमेंट का लेंथ ए है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी है और करंट आई जा रहा है, तो आई इंटू लेंथ इंटू द मैग्नेटिक फील्ड, वही लिखा। ए इंटू ए बिकम्स ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या होगा? साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर मतलब एरिया। यस सर समझे? यस सर। तो आज और ज्यादा नहीं समझाऊंगा, पहले इसको आज पढ़ना प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी। ये जो मैंने करा है उसको आज पढ़ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास विल बी रिलेटेड टू दिस ओनली। तो इसलिए आज ज्यादा कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि दिमाग में आपके हटा दूं, तो इसलिए इतना ही तक रखो, इसको पढ़ के रखना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास इसी पे बेस्ड होगी। तो अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आई होंगी तो पहले क्लास से पहले आप पूछिएगा,
ये सब फिर से बता दो और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे, और अगर समझ में आ गई होंगी तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास ज्यादा आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है सर, तो आज इतना ही, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट Sir. क्लास। जी सर जब हमने इनफाइनाइट वायर्स का एक दूसरे पर फोर्स कैलकुलेट किया तो हमने लेंथ क्यों फाइनाइट ली? इनफाइनाइट अगर लेंथ ले लोगे तो फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा ना। तो इनफाइनाइट हो गया तो, लेकिन अगर हम मान लो कि उसी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के किसी पर्टिकुलर लेंथ पे फोर्स निकालना चाहते हैं, पूरे वायर पे नहीं, हम उसके कुछ सेगमेंट पे फोर्स निकालना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने उसे एल लेंथ लिया। अगर इनफाइनाइट कर दोगे, लेंथ को इनफाइनाइट ही कर दोगे तो फोर्स भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो कोई फॉर्मूला थोड़ी बन, समझ रहे हो? अब हमेशा Yes. दो वायर जो होगी वो इनफाइनाइटली लॉन्ग होगी, ये जरूरी नहीं है ना। जैसे आपको एक क्वेश्चन मैंने जो कराया उसमें एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर थी, एक वायर जो आपकी थी वो इनफाइनाइटली लॉन्ग थी, बट उस पे जो लूप था उसका लेंथ फाइनाइट था। अब कैसे निकालोगे भाई इस पे फोर्स? अब ये दोनों इनफाइनाइट तो है ही नहीं, इस वाले की तो कुछ लेंथ है विच इज फाइनाइट, समझ रहे हो? तो क्या करना है, तो करना ये है कि भाई ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है, कि फोर्स पर यूनिट लेंथ हमें पता है कि भाई म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई डी होता है। तो इस फोर्स पर यूनिट लेंथ से इस वायर की जो लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए इट इज बेटर टू डिफाइन द फोर्स पर यूनिट लेंथ than to define the force on the whole length.